हाँ तो मित्रों, स्वागत है नंबर वन क्लासेस में, जहाँ पे होती है नंबर वन पढ़ाई। और भाई हम कल की क्लास में स्टार्ट कर चुके थे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हमने पूरे इंडिया का सारा फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लिया था। कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ पे उच्च भूमि है, कहाँ पे बंदरगाह है, पोर्ट है, और कहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, कहाँ पे वेस्टर्न घाट है, सब कुछ पढ़ चुके थे हम। एक चीज़ जो हमने नहीं देखी थी वो ये थी कि जो कोस्ट हम जब पढ़ रहे थे, तो ये भारत के जो कोस्ट है ना, तट है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, इन तटों को बांटा गया है। इनको कुछ नाम दिए गए। कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो ये वाला जो पश्चिमी साइड है, इसके ऊपर वाला जो तट है ना, ऊपर वाला, इसको तो कोंकण कोट कहा जाता है, कोंकण कोस्ट यानी कि कोंकण तट। और उसके नीचे जो है, केरल के आसपास से लेकर नीचे तक, ये मालाबार कोस्ट कहा जाता है इसको, है ना। तो कोंकण और मालाबार, ध्यान क्या रखना है तुमको, ये नहीं याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, बल्कि ये याद रखना है कि कोंकण और मालाबार तट जो है वो भारत के पश्चिमी तट पे है, पश्चिम साइड में, ठीक है। और पूर्वी साइड पे जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या? कोरोमंडल कोस्ट। पूर्वी साइड वाले को पूर्वी, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिमी तट जो है उनके दो नाम है। क्या नाम है? कोंकण और मालाबार, है ना। और कोंकण ऊपर है, मालाबार नीचे है, ठीक है। कोंकण ऊपर की साइड है, मालाबार नीचे की साइड है। और पूर्वी साइड में जो है उनको बोला जाता है क्या? उनको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। अच्छा, तो ये नाम याद रखना, ठीक है, ओके। तो हम ये सारा फिजिकल स्ट्रक्चर कल की क्लास में देख चुके थे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे भैया इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है भारत का, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो लेटीट्यूड का मैंने बताया था, जो लाइन ऐसे लेटी हुई रहे उसको लेटीट्यूड बोलते हैं हम, और जो लाइन ऐसे खड़ी रहे उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो भारत कितने लेटीट्यूड में फैला हुआ है और कितने लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है, ये हमको देखना पड़ेगा आज, ओके। चलो देखते हैं। तो ये देखो, भारत जो है भाई साहब, भारत 37 डिग्री 6 नॉर्थ नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 8 डिग्री 4 नॉर्थ लेटीट्यूड तक फैला हुआ है। आप बोलोगे कि साहब ये लाइन तो खड़ी है, आप इसको लेटीट्यूड क्यों बता रहे हो? आपने बोला लेटीट्यूड तो पड़ी हुई लाइन होती है, ये तो आपने यहाँ पे खींची, ऐसे सीधी लाइन खींच रखी है भारत में। तो ये लाइन जो है वो भारत की दूरी दिखाने के लिए खींच रखी है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे नापेंगे कैसे कि भाई भारत के एकदम सिर पे, भारत के एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे, भारत के सर पे एकदम कौन सी लाइन लेटीट्यूड की आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट क्या आ रही है? 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड आ रही है। क्यों नॉर्थ क्यों आ रही है? क्योंकि भारत इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के नॉर्थ में आता है। अच्छा, और नीचे जाएंगे तो एकदम भारत का जो एकदम लास्ट कोना है, कन्याकुमारी, जो हमने कल देखा था, वहां पे 8 डिग्री 4 नॉर्थ लेटीट्यूड आ रही है, 8 डिग्री 4। तो क्या याद रखना है तुमको? इसको एक नंबर की तरह याद रखना है, वो लास्ट में बताऊंगा। अब ये देखो 37 6 और 8 4, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। अब ये देखो, ये लॉन्गिट्यूड है भारत का, ये ऐसी सीधी रेखा से यहाँ से चालू होगी, भारत के पश्चिमी एकदम कोने से, पश्चिमी कोने से लेके और पूर्वी कोने तक जाएगी। तो पश्चिम में जो है 68 डिग्री 7 मिनट क्या है ये लॉन्गिट्यूड? कौन सा है? ईस्टर्न, क्योंकि हम मेरिडियन, जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट साइड में आता है भारत, है ना, और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में आता है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक भारत फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है भैया कि 8 4 से 37 6 और 68 60 97 25, 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ये याद रखना। तो 8 4 नीचे वाला है, 37 6 ऊपर वाला है, 68 60 ये है और 97 25 ये है। तो इसको एक फ़ोन नंबर की तरह याद रख सकते हो, 84 376 68 7 7 25। बहुत बड़ा फोन नंबर हो गया, हाँ भाई हो गया। 84 37 66 87 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25। हिंदी में बोलोगे तो जल्दा रहेगा, इंग्लिश में जो है उसमें 68 बोलना पड़ता है। तो 8 4 37 6, ठीक है, 8 4 37 6 68 7 97 25। मैंने क्या बोला? 8 4 37 6 68 7 97 25। तो ये क्या हो गया? 8 4 8 डिग्री 4 मिनट तो नॉर्थ, ये लास्ट साउथ वाला हिस्सा हो गया भारत का, एकदम नीचे वाला हिस्सा। 37 6 नॉर्थ, ये भारत का एकदम ऊपर वाला हिस्सा हो गया। 68 7 ये भारत का एकदम पश्चिमी हिस्सा हो गया, है ना। और 97 25 ये भारत का एकदम पूर्वी हिस्सा हो गया। तो ये है भाई भारत का लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल विस्तार। अच्छा, हाँ जी। अब बात करेंगे हम भारत के प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन मतलब जो भारत का प्राइम मेरिडियन, भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, स्टैंडर्ड टाइम जिससे निर्धारित किया जाता है। तो ये लॉन्गिट्यूड हमने देखा था कि 82 डिग्री और 30 पूर्वी, जो देशांतरी बोलते हैं ना इसको, हाँ, देशांतर रेखा जो है यानी लॉन्गिट्यूड रेखा जो है, उससे भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। तो ये जो रेखा है जिससे भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है, यानी कि 82 डिग्री पूर्व,
तो ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो देखो ये नाम दिया हुआ है, एक ये राज्य है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो कौन कौन से राज्य है? एक तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से क्या गुजरती है? भारत की स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा, स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरती है ना, जो भारत के टाइम को निर्धारित करती है। इसी के हिसाब से पूरे भारत में टाइम निर्धारित किया जाता है। सूरज जब इस पे चमकता है ऊपर, एकदम इस रेखा पे एकदम ऊपर, सबसे ऊपर आकाश में चमकता है, उस टाइम पे पूरे भारत में 12 बज रही होती है ना। और बाकी जगह कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि भारत का विस्तार आपने देखा यहाँ पे क्या है, 68 7 से 97 25, इतना विस्तार है भारत का भाई। मतलब ये 2 घंटे का विस्तार है। सूरज यहाँ पे उगेगा और फिर यहाँ पे उगने में 2 घंटे ले लेगा, इतनी दूर सूरज आने में, है ना। कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो अगर हम ये बीच में स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं लेते तो भाई क्या होता? फिर 2-2 घंटे का गैप होता यहाँ पे गुजरात के एकदम लास्ट हिस्से में और इधर अरुणाचल प्रदेश के लास्ट हिस्से में। सूरज उगने में 2 घंटे का गैप होता, टाइम में भी 2 घंटे का गैप होता। फिर हमको मान लो यहाँ से कोई ट्रेन चल रही है, उसका टाइम यहाँ पे बताना, तो कैसे बताते? क्योंकि हर जगह पे टाइम का गैप होता 2-2 घंटे का। तो इसीलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला, बीच की लाइन खींची और बोले कि सारे भारत में इसी का टाइम हम मानेंगे और इसी के हिसाब से टाइम डिसाइड करेंगे। और वो लाइन कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये है भारत की टाइम निर्धारित करने की रेखा। तो कोई भी पूछे कि कौन से लॉन्गिट्यूड से, कौन से देशांतर से जो है टाइम निर्धारित किया जाता है, टाइम का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है, तो वह 82.5 डिग्री भारत में, ठीक है। और वो कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी सीपी ओपी एपी, ठीक है, ऐसे याद कर लो। यूपी एमपी सीपी ओपी एपी, सबको पी लगा दो तो ये बोलने में सही रहेगा, है ना। यूपी एमपी सीपी ओपी एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश, ठीक है, और ये उड़ीसा प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सबके प्रदेश लगा दो, नहीं है तो भी लगा दो क्योंकि याद रहेगा। यूपी एमपी सीपी ओपी एपी, यूपी एमपी सीपी एपी ओपी, यूपी एमपी सीपी ओपी एपी, यूपी एमपी सीपी एपी ओपी, यूपी एमपी सीपी एपी ओपी, यूपी एमपी सीपी एपी ओपी, इस तरीके से याद कर लोगे, ठीक। अच्छा, अब भारत की कुछ बातें करते हैं हम। चलो इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो भाई पॉपुलेशन की बात तो भारत के बारे में क्या ही करें हम। मतलब ये देखो, तुम देख रहे हो जहां तक नजर जाती है वहां तक सर ही सर दिखते हैं भाई। इतने लोग हैं भारत में बहुत ज्यादा लोग हैं। तुमको पता है भारत में इतने ज्यादा लोग होने की वजह से ही हम गरीब भी हैं। क्यों? क्योंकि मान लो एक फॉर एग्जाम्पल लो, कोई आदमी 500 रुपये कमाता है और वो 500 रुपये सिर्फ 2 लोगों में बांटने हैं, तो हर आदमी के 250 रुपये पाते आएंगे, है ना, 250 रुपये हाथ में आएंगे। लेकिन वही 500 रुपये अगर 10 लोगों में बांटने हैं तो हर आदमी के सिर्फ 50 रुपये आएंगे हाथ में। लेकिन वही 500 रुपये अगर 100 लोगों में बांटने हैं तो सिर्फ एक आदमी के 5 ही रुपये हाथ में आएंगे। तो कहाँ तो 250 रुपये, वही 500 ही कमाई और एक आदमी के 250 रुपये हाथ में आ रहे हैं, और वही 500 ही कमाई, एक आदमी के सिर्फ 5 रुपये हाथ में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हर आदमी कमाई घट जाती है ना, तो गरीबी बढ़ जाती है। तो देखो भारत में तो भाई सिस्टम ही अलग है। भारत आज की डेट में, भारत दुनिया का वर्ल्ड्स नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन के मामले में। चाइना को हमने पछाड़ दिया है भाई साहब। यही एक काम है बच्चे पैदा करना, जिसमें हम दिन रात लगन से लगे रहते हैं, है ना और भाई साहब दब हम प्रोड्यूस करते हैं। हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया को बना देते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया जन्मा देते हैं यहाँ पे भारत में। ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है पूरा एक साल में, यानी ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है ना उतनी तो हम हर साल पैदा कर देते हैं भाई। मतलब खूब तन मन से, एकदम तन मन धन से हम लगे हुए इस काम में। अच्छा, तो देखो भारत की पॉपुलेशन की बात करें, ये करंट है। एनसीईआरटी में जो है वो पुराना दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में भी भारत को सेकंड नंबर पे बता रखा है, लेकिन भारत अब फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। हमने रिकॉर्ड बना दिया है, इतने पैदा किए कि मतलब चाइना को भी क्रॉस कर दिया हमने। तो देखो आज की डेट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे और चाइना सेकंड नंबर पे है। जो आज की डेट में मतलब 2023 के टाइम पे जो थी ना, वो थी क्या, 142 करोड़ तो थी। किसकी? 142.8 करोड़ तो थी भारत की पॉपुलेशन, इंडिया की, ठीक है, 142.8 करोड़, और 142.5 करोड़ थी चाइना की। तो अभी तो मतलब गैप थोड़ा सा ही है, देखो थोड़ा सा ही है, इतना ही आगे निकले चाइना से। लेकिन थोड़े दिन में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन जो है ना वो अब डिक्लाइन होने लगी। क्या होने लगी? चाइना की पॉपुलेशन पहले चलती थी, अब वो थोड़ी ऐसे स्थिर होने लगी और डिक्लाइन भी होने लग जाएगी। लेकिन भारत की अभी भी भाई ऐसे ऊपर के ऊपर नए मतलब क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड ही कायम कर रही है। अच्छा, अब तुम ये देखो, हम अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका वालों के पास में बहुत पैसा है, बहुत पैसा। उनकी पॉपुलेशन देखो कितनी सी है। भारत की पॉपुलेशन अगर इतनी है तो अमेरिका वालों की भारत की आधी भी नहीं है। देखो कितने टुकड़े हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 अमेरिका इकट्ठा कर दो, उतने लोग भारत में रहते हैं। तो मतलब भारत की कमाई भी अगर बढ़ जाएगी तो भी हर आदमी कमाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पे हमने पहले ध्यान दिया नहीं और अब ये समस्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अच्छा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन अब गिरेगी धीरे धीरे, क्योंकि लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिया, क्योंकि खर्चे बढ़ गए।
भाई बच्चे पैदा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है, लेकिन पालने में बहुत मजा नहीं आता है। पालने में लगता है पैसा ना, पालने में पैसा लगता है, और पैसा लगता है एजुकेशन पे, हर चीज पे। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे पति पत्नी है, पति और पत्नी, इन ये अपने बस सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पति मर जाएगा कभी और पत्नी मर जाएगी, तो इनको रिप्लेस कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, रिप्लेस। 2 बच्चे जो है, एक पति के लिए एक पत्नी के लिए, दोनों को रिप्लेस कर देंगे। 2 आदमी मरेंगे तो 2 आदमी नए आगे दुनिया में, तो दुनिया का जो मेंटेन रहेगा लेवल पॉपुलेशन का, है ना। तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन प्रजनन दर। क्यों बोलते हैं भाई, देखो सिंपल सा हिसाब है, ये है पुरुष, है ना, ये पुरुष है, ये है महिला। महिला मोटी क्यों बना दिया मैंने, मेरे जैसे बाल भी तो बनाए थे ना, ये लो, ये महिला है, ठीक है। ये दोनों ने शादी की और बच्चे पैदा किए, 1 + 1, 2 बच्चे पैदा किए। अब कभी ना कभी तो ये मर जाएंगे, और ये बच्चे छोटे हैं तो ये जवान होंगे, ये मर जाएंगे, ये मर जाएगा, तो इसकी जगह ये ले लेगा, इसकी जगह ये ले लेगा, यानी 2 लोग दुनिया से गए तो 2 लोग दुनिया में आ गए, यानी दुनिया की जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो इसीलिए बोलते हैं इसको रिप्लेसमेंट। इन दोनों को इन दोनों ने रिप्लेस कर लिया। तो 2 के आसपास की फर्टिलिटी को तो बोलते हैं, 2 के आसपास की प्रजनन दर को, यानी हर कपल, आदमी लुगाई 2 बच्चे पैदा करे तो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। लेकिन 2 से ज्यादा करे तो फिर वो रिप्लेसमेंट लेवल नहीं रहती, फिर वो पॉपुलेशन बढ़ाने लग जाती है। और अगर 2 से कम करे तो फिर पॉपुलेशन घटने लग जाएगी, क्योंकि 2 लोगों को रिप्लेस करने के लिए अगर 2 लोग नहीं होंगे तो फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होगी। जापान जैसे देश जो है, जापान जैसे देश, वहां पर ये 2 से भी कम हो गई है, तो उनकी पॉपुलेशन घटने लग गई है। साउथ कोरिया जैसे देश है, उनकी पॉपुलेशन घटने लग गई, क्योंकि वहां पर ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अब नहीं रही। लेकिन हमारे भारत में तो अभी भी बढ़िया चल रहा है, 2.1 ऐसे चल रहा है, तो रिप्लेसमेंट लेवल तो अभी भी हमारे पास है, और पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है कि रिप्लेसमेंट लेवल भी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, है ना। अच्छा चलो, बाकी तो देखो, बाकी देशों का तो कोई नाम ही नहीं है भाई। जापान में देखो कहाँ है, जापान जैसे तो कितने जापान हो जाएंगे हमारे, ओ भाई, मतलब इसमें 2 आएंगे तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 जापान इकट्ठा कर लो तब एक भारत जितनी पॉपुलेशन होगी। मतलब समझ सकते हो तुम हमारी पावर बहुत खतरनाक है। अच्छा जी, तो और क्या चीज़ है, इंडिया के पॉपुलेशन का कंपेरिजन करें वर्ल्ड के साथ में, दुनिया के साथ में, है ना। मतलब केरल जो है ना हमारा, केरल जिसको बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है, केरल, केरल को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लोग बच्चे पैदा कम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सऊदी अरब के बराबर पॉपुलेशन रखता है भाई। अपना एक स्टेट, अपना एक राज्य केरल, पूरे एक देश है सऊदी अरब, उसके बराबर पॉपुलेशन सिर्फ हमारे एक स्टेट में। दूसरा देखें कर्नाटक, कर्नाटक में पूरी यूके जितनी पॉपुलेशन है भाई। अंग्रेजों का जो पूरा देश है उसके जितनी पॉपुलेशन हमारे सिर्फ एक राज्य में है, वो कर्नाटक। मतलब देखो कितनी फौज लेके चलते हैं साथ में। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश तो भाई साहब ब्राजील और इक्वाडोर दोनों 2 देशों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके उत्तर प्रदेश जितनी पॉपुलेशन हो पाएगी। 23 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। मतलब हम कैसे ये सोच सकते हैं कि यार सरकार हमारी इनकम को बढ़ाएगी, जब हमारे पॉपुलेशन, स्टेट की, राज्यों की पॉपुलेशन कई कई देशों से ज्यादा है भाई। तो कितनी भी इनकम बढ़ा लो, हर आदमी के हाथ में थोड़ा सा आएगा, क्योंकि लेने वाले बहुत है, देने वाले कम है भाई। ये सिस्टम है, देखो तुम, ये हाल चल रहा है भारत का। फिर भी लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं दिन रात पूरी लगन से कि और बढ़ाएंगे, है ना। ये तो हुई पॉपुलेशन की कहानी भाई मेरे। अब पड़ोसियों की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी मतलब नेबर, NEIGBOUR, ये होती है स्पेलिंग, देख लेना। भारत के पड़ोसी, कितने पड़ोसी है भारत के, तो भाई भारत के 7 नंबर से ना, 7 नंबर से भारत को बड़ा वो है प्यार। बहुत सारी चीजें साथ साथ ही मिलती है भारत में, हम साथ साथ हैं, तो भारत में साथ साथ बहुत ज्यादा मिलती है। कैसे, थोड़ा सा साइज भी डालता हूँ। यहाँ पे पड़ोसी भी हमको साथ ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई पड़ोसी साथ, तो देखो लैंड बॉर्डर के पड़ोसी बता रहा हूँ मैं, यानी भारत की जमीन, ये जो भारत की जमीन है इसको मत देखना, इस वाले को मत देखना, अभी ये जो श्रीलंका है इसको मत देखना, क्योंकि बीच में यहाँ पे समुद्र आ गया है ना। इसको छोड़ के जो भारत की जमीन से टच हो रहे हैं वो 7 पड़ोसी है। तो पहला कौन है, पहला है अफगानिस्तान, अफगान जलेबी क्या बात करेगी, है ना, तो वो है पहला अफगानिस्तान। दूसरा है पाकिस्तान। तीसरा कौन है, चाइना। चौथा कौन है, नेपाल। पांचवा कौन है, भूटान। छठा कौन है, बांग्लादेश। और 7वां कौन है, म्यांमार। तो ये है भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बोलो वापस से मेरे साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब बोलो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का सीधा तरीका, इसको डायरेक्ट नाम मत रटो। भारत का ये जो पिक्चर है ना, इसको अपने दिमाग में बैठाओ। भारत का ये चित्र है, इसको अपने दिमाग में बैठाओ। और फिर देखो कि भारत के वेस्टर्न साइड में कौन कौन है, तो 2 है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दोनों के आगे तान तान लगा हुआ है, तो तनातन तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किस साइड में है ये, भारत के वेस्टर्न साइड में। कौन सी साइड में मित्रों, भारत के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो हमेशा पिक्चर आएगी भारत की, तो इस साइड तुमको अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिखने चाहिए वेस्ट में, ठीक है। इस पिक्चर को दिमाग में बैठाओ। फिर ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर कौन है भाई, ऊपर चाइना है, चाइना, ऊपर चाइना है, और उसके अलावा ऊपर जो है हमारे नेपाल भी है।
नेपाल भी हमारे से टच हो रहा है और चाइना भी हमारे से टच हो रहा है, ठीक है। और इस साइड में भूटान है। तो अगर ये इस साइड को कौन सी साइड मानेंगे, ईस्ट साइड मानेंगे, तो इस साइड में भूटान है, बांग्लादेश है जो कि पश्चिमी बंगाल से लगा हुआ है, और म्यांमार है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों से लगा हुआ है। तो इस साइड कौन आ गया, भूटान, भूटान के नीचे बांग्लादेश, उसके आगे म्यांमार। ऐसे दिमाग में पिक्चर बन नीचे भाई। हमेशा ज्योग्राफी में कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, कुछ भी देखो तो उसका मैप देखो और उसको पिक्चराइजेशन करो कि भाई इस साइड की बात कर रहा था मैं, देखो मैं हाथ है ना मेरे उल्टे हो जाते हैं, मैं सही करता हूँ, मैं ये पश्चिम में ही कर रहा हूँ हाथ ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाथ उल्टा हो जाता है कैमरा में, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मैं पश्चिम की बात करूँ, है ना, तो पश्चिम में मैं अगर याद करूँ आंख बंद करके, तो मुझे याद आना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा, फिर मैं अगर नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में मुझे याद आना चाहिए नेपाल और चाइना। ओके, और अगर फिर मैं बात करूँ पूर्व की यानी कि ईस्ट की, तो मुझे याद आना चाहिए भूटान। अच्छा भाई, भूटान है ऊपर से, फिर उसके नीचे से वो है बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के उस साइड नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा म्यांमार है। तो ये हमारे 7 नेबर कंट्री हो गए। तो ये तो 7 नेबर कंट्री है वो जो भारत से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर, यानी कि जमीनी सीमा जिनके साथ लगी हुई है, जमीन भारत की जिनके साथ जुड़ी हुई है ना। लेकिन अगर ओवरऑल सारे के सारे नेबर पूछे तो एक और आ जाएगा यहाँ पे, श्रीलंका, और इधर मालदीव भी है, वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो श्रीलंका को मान सकते हैं जो भारत के सी बॉर्डर भारत से शेयर करता है, सी बॉर्डर टच करता है। मालदीव्स भी आता है इधर, ठीक है, मालदीव्स के साथ हमारा लफड़ा चल रहा है। लेकिन अधिकतर लैंड बॉर्डर ही पूछता है, तो लैंड बॉर्डर कितने हैं, 7 कंट्रीज है। अच्छा जी, तो ये हो गया अपना एक चीज। अब आगे चलते हैं अपन। ये क्या है, ये है भाई साहब भारत का पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप, पॉलिटिकल मैप। मैप जो है ना मित्रों, मैप 2 टाइप के होते हैं। मैप 2 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक तो होता है पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, और एक होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को मुझे कल उसकी हिंदी याद नहीं थी, अब याद आ गई। इसको तो बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र, और इसको बोलते हैं क्या, भौतिक मानचित्र, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल मैप का मतलब ये होता है कि जिसमें हमने अपने पूरे भारत को कुछ हिस्सों में बांट रखा है, स्टेट्स में बांट रखा है। ये जो मैप है ये बदलता रहता है, पॉलिटिकल मैप बदलता रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो फिर एक बीच में लाइन खिंच जाती है बॉर्डर की। लेकिन फिजिकल मैप जो है वो कभी नहीं बदलता, यानी हिमालय जहाँ पे वो वहीं पे रहेगा, हिमालय को हम उठा के और कहीं नहीं ले जा सकते। वेस्टर्न घाट जहाँ पे वहीं पे रहेंगे, वेस्टर्न घाट को भी उठा के हम कहीं और नहीं ले जा सकते। तो फिजिकल मैप मैंने कल दिखाया था, कल हम फिजिकल मैप समझ रहे थे और एकदम गूगल अर्थ में जाके भी हमने समझा था, तो वो तो था फिजिकल मैप। और ये है भाई भारत का पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे पहाड़ नहीं दिखाते हम, यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट नहीं दिखाते। एक सेकंड देना मुझे। हाँ तो मित्रों, वापस आ गए। तो ये जो है ये पॉलिटिकल मैप हमारा, कौन सा मैप है, पॉलिटिकल मैप है। ओके, और पॉलिटिकल मैप में आपको दिख रहा है कोई पहाड़ नहीं दिख रहे हमको, है ना, हमको कोई पहाड़ नहीं दिख रहे, हमको कोई वेस्टर्न घाट नहीं दिख रहे, बल्कि हमको स्टेट के नाम दिख रहे हैं कि भाई ऊपर वाली जो जगह है उसको हमने लद्दाख नाम से बांट रखा है, इसको जम्मू कश्मीर नाम से बांट रखा है, इसको हिमाचल प्रदेश नाम से बांट रखा है, पंजाब नाम से बांट रखा है, हरियाणा नाम से बांट रखा है, राजस्थान, गुजरात, ये सारी सारी स्टेट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो भी भारत की है। और ये हमने अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक सुविधा के हिसाब से इनको बांटा हुआ है, राजनीतिक सुविधा के हिसाब से, है ना। तो इनको बोलते हैं हम भारत के राज्य, क्या बोलते हैं, राज्य, स्टेट्स। और कई यूनियन टेरिटरी भी है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि इधर ये पुडुचेरी हो गई, ठीक है, इधर दिल्ली हो गई हमारी, ठीक है, और वैसे ही वो जो हमारी पंजाब और हरियाणा में है चंडीगढ़, ये हो गई यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह की यूनियन टेरिटरी भी हमारे पास है। आज की डेट में जो असली चीज़ चल रही है ना, मतलब जो लेटेस्ट डाटा है, लेटेस्ट एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी है, उसमें कई जगह पुराना डाटा भी लिखा हुआ, तो लेटेस्ट ये है कि भारत में 28 तो स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। कितनी है, 28 स्टेट है, 28 राज्य है भारत में, 28 राज्य है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद रखना, ये लेटेस्ट चीज़ है ना, ये पुरानी नहीं है, एनसीईआरटी में पुरानी दी हुई है। और मैप जो है ना, मैप भारत का वो याद होना चाहिए भाई दिमाग में, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए भारत का मैप याद होना चाहिए बिल्कुल। पॉलिटिकल मैप भी याद होना चाहिए, और जो फिजिकल मैप है वो भी याद होना चाहिए। तो मैप याद करने का सीधा तरीका ये है कि ऊपर से स्टार्ट करो और धीरे धीरे नीचे आओ और पूरा एक बार पढ़ो, और फिर उसको दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो कि मैंने कौन सा स्टेट कहाँ पढ़ा था। जैसे ऊपर ऊपर बात करें तो लद्दाख आता है, तो लद्दाख तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए कि भारत का एकदम नॉर्दर्न मोस्ट जो है, इसको यूटी बोलते हैं, लद्दाख को ये यूटी है। तो नॉर्दर्न मोस्ट यूटी कौन सा है, लद्दाख है। उसके बाद नीचे लद्दाख के जस्ट नीचे क्या आता है, जम्मू कश्मीर आ गया, ठीक है।
फिर जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश के साइड में क्या आ गया, पंजाब आ गया, ठीक है। और पंजाब में थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको, ओके, पंजाब आ गया। पंजाब के जस्ट नीचे क्या आ गया, हरियाणा आ गया। हरियाणा पंजाब से बॉर्डर लगाता है, ठीक है। और हरियाणा और पंजाब के जस्ट साइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपना उत्तराखंड, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर लगाता है। और फिर इन दोनों के, उत्तराखंड हरियाणा, इन दोनों से बॉर्डर कौन लगा रहा है, इनके नीचे आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है ना। भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। और फिर इधर देखो, हरियाणा और पंजाब से थोड़ी सी बॉर्डर कौन लगा रहा है, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी सबसे बड़ा स्टेट है, ओके। ये राजस्थान आ गया, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, ओके। और फिर देखो, राजस्थान से एक स्टेट सीमा लगा रहा है, जो कि है गुजरात, है ना। गुजरात राजस्थान से सीमा लगा रहा है नीचे। ये दिमाग में बनना चाहिए पिक्चर कि अच्छा, राजस्थान के नीचे भाई इधर गुजरात है, और राजस्थान के इस साइड में जो है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये सेंटर वाली स्टेट हो गई सारी, मध्य प्रदेश है ना। और फिर हमने देखा था कि उत्तराखंड से नीचे आएंगे उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के आगे बिहार है भाई, बिहार 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 बिहार, और बिहार के नीचे झारखंड है, अच्छा हाँ। और एक लंबा सा स्टेट है, एकदम लंबा सा, उसका नाम है छत्तीसगढ़। ये देखो कितना लंबा है, ये चौड़ा नहीं है, लंबा ज़्यादा है ना, हाँ। छत्तीसगढ़ हो गया। और इस छत्तीसगढ़ और झारखंड के नीचे है उड़ीसा, ओके, उड़ीसा है। और उड़ीसा और झारखंड के साइड में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है एकदम, है ना। और वेस्ट बंगाल के ऊपर एकदम टूपली पे सिक्किम, सिक्किम है ना। और सिक्किम की बॉर्डर देखो किससे लग रही है, नेपाल से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है, और पश्चिम बंगाल से भी लग रही है, अच्छा। फिर हम चलते हैं नीचे की साइड में, नॉर्थ ईस्ट में बाद में चलेंगे, लेकिन नीचे चलेंगे। उड़ीसा पहुंच गए, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश आएगा, ये आंध्र प्रदेश आ गया। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, 2-3 बार इसको हाथ से करके देखोगे ना, खाली नक्शा लेके आना, और एक बार इस नक्शे को भरे हुए को देखना, और फिर खाली में भरना कि कौन कौन सी स्टेट है। आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के नीचे एकदम भारत का सबसे लास्ट स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। कन्याकुमारी किस में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के एकदम साइड में पड़ोसी उसका कौन है, लंबा सा स्टेट एक और, केरल, ठीक है। भारत में लंबे स्टेट दो ही है, एक तो छत्तीसगढ़ है और एक केरल है। हाँ, ये भी है वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसे ऊपर आके फिर नीचे से चौड़ा हो जाता है, ये दोनों ज़्यादा चौड़े नहीं है, ठीक है। और केरल के ऊपर क्या भाई साहब, कर्नाटक है। कर्नाटक किससे बॉर्डर लगाता है, महाराष्ट्र से लगाता है। तो महाराष्ट्र कहाँ होगा, महाराष्ट्र कर्नाटक के जस्ट ऊपर होगा। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में फंसा हुआ एक छोटा सा स्टेट है गोवा, देखो यहाँ पे ही रहा, छोटा सा, है ना। अच्छा, तो हमारे नीचे के स्टेट सारे हो गए, हाँ जी। उसके बाद साइड में चलते हैं, अब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाओगे तो देखो, वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है आसाम। कौन लगाता है, आसाम। ये पूरा का पूरा आसाम है। आसाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एकदम सेंटर वाला स्टेट है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सारे के सारे, जो हमारे उत्तरी पूर्व में सारे के सारे स्टेट है, उन सब से सीमा लगाता है कौन, आसाम। लेकिन सिक्किम से नहीं लगाता है। देखो, सिक्किम बहुत परेशान करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, क्यों, सिक्किम का नाम सुन के हमको लगता है कि इस साइड का ही होगा, है ना। तो अगर हमको ये पूछा जाए एग्जाम में कि सिक्किम किससे बॉर्डर सिक्किम की लगती है, सिक्किम की सीमा किससे लगती है, और इनमें से इनका नाम दे दे, आसाम का, नागालैंड का, इनका, तो कोई ना कोई इन नामों को चूज करके आएगा, क्योंकि सिक्किम इनके जैसा ही लगता है। लेकिन भाई, सिक्किम की खास बात यह है कि सिक्किम केवल एक स्टेट से बॉर्डर लगाता है भारत में, वो है वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट से सिक्किम की बॉर्डर नहीं लगती है। सिक्किम यहाँ पे देखो, ये रहा सिक्किम, एकदम अलग थलग है, एकदम अलग थलग, समझ रहे हो, यहाँ पे है सिक्किम। तो इसीलिए आसाम जो है वो बीच का स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबके सब स्टेट से अगर किसी की बॉर्डर लगती है तो वो आसाम है। आसाम लिखा हुआ आए कि आसाम किससे सीमा लगाता है ना, आसाम की सीमा किस राज्य से लगती है। और ऑप्शन में अगर सिक्किम हो तो सिक्किम को सबसे पहले काट देना, है ना। उसके अलावा कोई भी, सिक्किम के अलावा कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑप्शन में दिख जाए तो उसको टिक कर देना, क्योंकि आसाम सबसे लगाता है। देखो, आसाम की बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एकदम पूर्वी राज्य है। आसाम की बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। आसाम की बॉर्डर नागालैंड से भी लगती है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है। आसाम की बॉर्डर मणिपुर से भी निकलती है, तो नागालैंड के नीचे मणिपुर है। आसाम की बॉर्डर मिजोरम से भी लगती है, तो देखो आसाम की बॉर्डर मिजोरम से लगती है, ठीक है। और मिजोरम के आगे त्रिपुरा है, त्रिपुरा से भी आसाम की बॉर्डर लगती है। और मेघालय उसके ऊपर है, तो मेघालय से भी आसाम की बॉर्डर लगती है। तो आसाम एकदम बीच में है। और आसाम की बॉर्डर भूटान से भी लगती है। अच्छा, तो इस तरीके से सिस्टम हो गया भाई अपना, है ना। ओके, आगे मैप को डिटेल में पढ़ेंगे जब और भी क्वेश्चन करेंगे, कौन से की बॉर्डर दूसरे देश से लगती है, सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी है, सबसे छोटी बॉर्डर कौन सी, वो आगे क्लास में आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, भागने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा जी, क्योंकि ये एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। अब भारत का भाई देखो, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है ना। फिजिकल मैप भारत का बनाना हो तो दो तरीके से बन सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट, जो एक्यूरेट दिया हुआ है जैसा है, वो बड़ा कठिन होता है बनाना। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये मैप लेके आया हूँ, देखो तुम्हारे लिए, कि कभी बनाना हो तो आराम से बना सको। तो करना क्या है, कुछ ही नहीं, देखो हम साथ में बनाते हैं। सबसे पहले तो भारत को बनाना सीखो। भारत को बनाना जरूर सीखना पड़ेगा। भारत का जो नक्शा है वो अपने हाथ से बनाना सीखना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई वो नक्शा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया भारत कैसा लगता है हमारा, कि भारत हमारी एक को भारत माता जैसे लगती है, जो कि क्या है भारत माता, कि भारत माता जो है हमारी, वो ऐसे लग रही है कि कोई औरत है जो साड़ी पहन के खड़ी है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे आओ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे एक लेना है, फिर यहाँ पे 2 हाथ लेने हैं, ठीक है। ये ले लिए 2 हाथ, इसको थोड़ा मोटा ले इस हाथ को, और फिर यहाँ से लेके यूं नीचे लेके जाओ, ओके, और यूं फिर ऊपर लेके जाओ, यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से ऐसे चौड़ा करना है, ठीक है, और चौड़ा करके यहाँ पे घुसा देना है। उसके बाद इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ से ये भूटान वाली जगह छोड़ के, और यहाँ पे ऐसे उठा के, और फिर ऐसे ये नॉर्थ ईस्टर्न हमको स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न ऊंची ले जाके, और यूं नीचे लाके, और फिर यूं यूं थोड़ा सा करके, और ऐसे लाके यहाँ पे बीच में ऐसे लेके, ये लो भाई भारत बन गया। इतना सफिशियंट है ना, कोई एकदम तुमको पेंटर नहीं बनना है, इतना बना लिया तुमने सफिशियंट है, ओके। इसको हम खिसका लेते हैं इधर, बस इतना बनाना सीख लो एक बार, इससे फील आ जाता है कि हाँ ये भारत है। फिर अगर भारत के फिजिकल डिवीजन दिखाने हैं तुमको कि भाई भारत में कहाँ पे कहाँ का क्या क्या है, तो बस कुछ नहीं करना, एकदम सिंपलिसिटी से देखो, ये एकदम सिंपल बनाया गया है। भारत के जो फिजिकल डिवीजन है वो जो इस मैप में दिखाया है ऐसे है नहीं, है ना, उबड़ खाबड़ है वो, वेस्टर्न घाट लोगे तो वैसे ऐसे ऐसे होते आएंगे, लेकिन इसने एकदम स्मूथ करके दिखा दिया। तो हमको करना क्या है, हमको बस लाइनें खींचनी है कुछ एक, कि यहाँ से एक टेढ़ी लाइन यहाँ पे खींचो, ठीक है, और एक टेढ़ी लाइन यहाँ पे खींचो, यहाँ मिला दो, ठीक है। उसके बाद में ये रेगिस्तान की लाइन, ये भाई ये राजस्थान का रेगिस्तान हो गया, ये रेगिस्तान की लाइन हमने खींच दी। उसके बाद में हमको एक लाइन यूँ खींचनी है, यहाँ से लेनी है और यूँ खींचनी है, ठीक है। और फिर ये भाई एक सेंट्रल हाईलैंड बना देना है, ये लो, ये गैंगेटिक प्लेन बना दो, और ये सेंट्रल हाईलैंड बना दो, ये कोस्टल एरिया बना दो, ये कोस्ट हो गया, ये कोस्ट हो गया, ठीक है। और ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड, और ये हो गया हमारा दक्कन का पठार, लो। तो क्या क्या हो गया, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया वाइड हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया SBMI एरिड, यानी सेमी एरिड रीजन जो हो गया ना, जहाँ पे ज़्यादा सूखा भी नहीं ज़्यादा गीला भी नहीं, ये डेजर्ट हो गया। ये हो गया गंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये हो गया क्या, सेंट्रल हाईलैंड, ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड। ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा दक्कन का प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। ये कोस्टल एरिया हो गया, ये भी कोस्टल एरिया हो गया। और ये लो भाई, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। हिमालय जो यहाँ से निकल के मैंने बताया था हिमालय यूँ जा रहा है, तो ये भी हिमालय का पार्ट हो गया, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। लो भाई एकदम सिंपलिसिटी से मैप बन गया। इतना तुमने एग्जाम में दिखा दिया, तुम्हारा काम एकदम सेट है, उससे ज़्यादा तुमको कोई भी कलाकार बनने की जरूरत है नहीं। तो ये नक्शा एक बार बनाना सीख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगा। देखो थोड़ा सा मुश्किल नक्शा देखना चाहो तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, वो वाला एकदम सिंपल था, वहाँ पे सब कुछ स्मूथ दिया हुआ था। यहाँ पे देखो थोड़ा मुश्किल है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। तो इस मुश्किल वाले पे ध्यान मत देना, इसको ध्यान देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा कर देता हूँ स्क्रीन पे। किसी के पास ये मैप नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर इस मैप को बनाना अपने घर पे, ठीक है, हाथ से। ओके, बनाना जरूरी है बहुत ज़्यादा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले ओके। अब बात करते हैं भाई हिमालय रेंज की। हम हिमालय जो है हमारा, मैंने बताया हिमालय कल मैंने दिखाया था पूरा का पूरा हिमालय, कल की क्लास देखना, उसमें मैंने दिखाया था हिमालय पे गए थे हम घूमने के लिए। तो हिमालय पूरी की पूरी एक रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है कि हिमालय पूरा फैला हुआ है दूर तक, एक के पीछे पहाड़ आते रहेंगे। जब आप भारत के उत्तर में जाओगे, हिमालय के पास पहुंचोगे ना, फिर आपको बहुत चलना पड़ेगा। 500 किलोमीटर चौड़ाई है भाई इसकी, 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। बहुत दूर तक ये पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़, आपको जमीन कहीं दिखेगी नहीं, पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। लेकिन हिमालय ऐसा नहीं है कि एक जैसा ही है। कई जगह हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, कई जगह कम है, कई जगह थोड़ी ज़्यादा है, कई जगह मीडियम है। तो इस ऊंचाई के आधार पे कि कहाँ पे हिमालय ज़्यादा ऊंचा है, कहाँ पे हिमालय कम ऊंचा है, हमने हिमालय को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। अच्छा, तो जब हम चलेंगे ना भारत की तरफ से, जब हम चलेंगे भारत की तरफ से, जब हम हिमालय की ओर जाएंगे, ऊपर ऊपर नॉर्थ में, उत्तर में, तो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी शिवालिक श्रेणी, है ना। ये इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है ना, शिवालिक इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं है, और इसमें लोग रहते हैं क्योंकि ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रहने के लिए जगह है और लोग रहते हैं। और यहाँ पे घूमने फिरने के जो हमारे भारत में अच्छी अच्छी जगह है वो यहीं पे मिलती है। 2 सेकंड मुझे दोगे? ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो ये जो शिवालिक श्रेणी है, सबसे पहले ये हमको दिखेगी जब हम जाएंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के। मान लो हेलीकॉप्टर में बैठ के हम जा रहे हैं ऊपर हिमालय की तरफ, तो सबसे पहले जो दिखेगी वो दिखेगी शिवालिक। और शिवालिक ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं आराम से, और घूमने फिरने की जगह भी यहाँ पे है। उसके बाद में लेसर हिमालय आते हैं। लेसर हिमालय का मतलब क्या हुआ कि लेसर हिमालय मतलब कि जो थोड़े छोटे हैं, छोटे हैं, है ना। यानी ये बड़े तो हैं, ऐसा नहीं है। छोटे का मतलब ये नहीं कि तुम इसको कूद के पार कर लोगे, नहीं, बड़े तो हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े हिमालय है ना, उनसे छोटे हैं। अच्छा, तो हमको सबसे पहले शिवालिक दिखेगी, उसके बाद लेसर हिमालय दिखेंगे, उसके बाद ग्रेट हिमालय दिखेंगे। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ये भाई जो ग्रेट हिमालय है ना, यहाँ पे वो वाले पहाड़ है जो सबसे ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। मतलब हवाई जहाज़ों को, हेलीकॉप्टरों को भी पार करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी, इतने ऊंचे ऊंचे, है ना। तो वो ग्रेटर हिमालय में आएंगे, महान हिमालय बोलते हैं इनको। अच्छा, उसके बाद ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? ट्रांस को बोलते हैं TRANS, ट्रांस को बोलते हैं पार के, पार के, यानी कि यमुना पार के, यानी यमुना बीच में आएगी, उसके पार जो है उसको बोलेंगे ट्रांस यमुना, है ना। तो इसीलिए ग्रेटर हिमालय सबसे ऊंचे हैं, तो ग्रेटर हिमालय के पार जो है उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय, यानी कि महान हिमालय के पार वाले पर्वत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। क्या है? पहली क्या आएगी? पहली आएगी शिवालिक, उसके बाद क्या आएगी? लेसर हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से हमको
हिमालय को दिखाना होगा जब हम दिखाना चाहेंगे। ओके, देखो यहाँ पे वो सेम चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारा कौन सा, हाँ ये शिवालिक है। अरे भाई हाँ ये शिवालिक है, ठीक है। ये लेसर हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद में ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत है, देखो नाम भी दिया हुआ है। ए पे जो है ना, यहाँ पे हमारा काराकोरम पर्वत पड़ता है। ये भी हम नहीं देखेंगे, छोड़ो, क्योंकि छोटी छोटी क्लास में नहीं दिया हुआ है। जब आगे जाएंगे, आगे के सिलेबस में आएगा तब देखेंगे। अभी ये समझ लो कि हिमालय भी कुछ बटा हुआ है ना। वापस से मैं बात करूं कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, शिवालिक आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा लेसर हिमालय, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालय, ओके। और उसके बाद क्या आएगा, ट्रांस हिमालय। अच्छा, हिंदी में बात करें तो नीचे से मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ, उत्तर की ओर हेलीकॉप्टर में बैठ के हिमालय की ओर। सबसे पहले कौन सा हिमालय मुझे दिखेगा, भारत से मैं अगर जा रहा हूँ तो मुझे दिखेगा सबसे पहले शिवालिक श्रेणी। उसके बाद मुझे क्या दिखेगा, उसके बाद मुझे क्या दिखेगा, उसके बाद मुझे दिखेगा लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को क्या बोलते हैं, मध्यम हिमालय, शायद शायद देख लेना इसका हिंदी में, मध्यम हिमालय बोलते होंगे, यानी छोटे हिमालय। उसके बाद मिलेगा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय को बोलते हैं महान हिमालय। और उसके बाद मिलेगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को बोलते हैं पार के हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय के पार के हिमालय। अच्छा, तो ये श्रेणी में बांटा हुआ है, इसको याद कर लेना, इसको 2-3 बार देखोगे याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई साहब हमारी इंडियन प्लेन्स, रिवर्स एंड पॉपुलेशन कनेक्शन। क्या बोल रही है कि भारत में, मैंने कल भी समझाया था जब हमने इंडियन प्लेन देखे थे, मैंने एक चीज समझाई थी कि भारत में जनसंख्या सबसे ज्यादा वहां पे है जहाँ पे प्लेन भूमि है। क्योंकि जो प्लेन होती है, एक तो पहाड़ है भारत में, कई जगह है ना पहाड़ है, कई जगह समुद्र है, कई जगह क्या है, रेगिस्तान है। लेकिन जो प्लेन जगह है ना, जहाँ पे रिवर्स भी बहती है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमको भारत में देखने को मिलेगी। क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आराम से खेती की जा सकती है। और मेन चीज होती है खेती, खाने के लिए जहाँ पे सामान मिलेगा लोगों को, लोग वहीं पे रहेंगे। तो ये है भारत के प्लेन रीजन। देखो ये भारत के प्लेन रीजन है ना। ये सारे के सारे मैदान है, मैदान एकदम सीधे होते हैं। तो सीधे होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आराम से तो खेती की जा सकती है, आराम से सड़कें बनाई जा सकती है, आराम से मकान बनाए जा सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, है ना। गाय वाय रखना चाहें, जानवर रखना चाहे वो भी रख सकते हैं, फैक्ट्री आराम से लग सकती है। तो हर चीज़ वहाँ पे आराम से हो सकती है, इसीलिए लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये मैदान है, यहाँ पे सब आराम से होता है, तो देखो इसी वजह से आप देखोगे तो भारत की अधिकतर जनसंख्या देखो कहाँ पे मिलेगी। ये रेड जो कलर आप देख रहे हो ना, डार्क रेड, डार्क रेड, डार्क रेड कलर का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो देखो ये जगह पे डार्क रेड हमको मिल रही है, ठीक है। और ये डार्क रेड क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत की रहती है। सबसे ज़्यादा लोग, मतलब ये बात करो, एक डब्बा मान लो, है ना, डब्बा मान लो, ये डब्बा है, ठीक है। ये डब्बा है जो 1 किलोमीटर चौड़ा है और 1 किलोमीटर लंबा है ना? इसमें मैं एक तो 4 लोगों को बिठाऊं, है ना, 4 लोग, इतने बड़े डब्बे में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। फिर दूसरा डब्बा देखो, ये भी 1 किलोमीटर चौड़ा है और 1 किलोमीटर लंबा है। इसमें भाई साहब मैं 1000 लोगों को बिठाऊं, 1000। भाई कहाँ पे 4 लोग और कहाँ पे 1000 लोग, देख रहे हो तुम। तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या भरी हुई है, तो यहाँ पे भीड़ रहेगी ज़्यादा, क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग घुसे हुए हैं। तो ये जो हमारे मैदानी क्षेत्र है ना, यहाँ पे यही समस्या है, यहाँ पे छोटी छोटी जगहों में बहुत ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें ना जो पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा। अब आप बोलोगे कि साहब आपने जो मैदान दिखाए थे वो तो देखो आपने इधर राजस्थान में भी दिखाए थे, तो यहाँ पे हमें लाल लाल क्यों नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे लाल लाल क्यों नहीं दिख रहा है, हमें हमें कम डार्क लाल क्यों दिख रहा है। तो यहाँ पे तुमको कम डार्क लाल इसलिए दिख रहा है मित्रों, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, मैदान तो है लेकिन पानी नहीं है। और रहने के लिए 2 चीज़ होती है, मैदान भी हो और पानी भी हो, यानी खेती करके खा भी सके। तो पानी नहीं होने की वजह से यहाँ पे कम जनसंख्या है। तो अब सीधा सीधा तुमको कनेक्शन समझ में आ गया कि जनसंख्या का सीधा कनेक्शन मैदान और पानी से है, यानी जहाँ पे खेती की जा सके आराम से, जहाँ पे राह आराम से जा सके, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके, वहीं पे जनसंख्या हमको ज़्यादा मिलती है। अच्छा ओके, अब देखो इसमें एक बहुत मेरे को बहुत गजब मैप लगाई है कि भाई इसमें अलग अलग जो भारत के जो है स्टेट है, उनको पूरे किसी कंट्री से तुलना करके बताया गया है। तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बहुत गजब लगा मुझे ये। देखो यानी कि जम्मू कश्मीर जो है वो गुएना नाम के देश जितनी जनसंख्या जम्मू कश्मीर रखता है अकेला, है ना। लाओस, ये कौन सा था हमारा, उत्तराखंड जो है वो लाओस जितनी जनसंख्या रखता है। राजस्थान टर्की जितनी जनसंख्या रखता है। गुजरात फ्रांस जितनी जनसंख्या रखता है। ये जो उत्तर प्रदेश है वो ब्राजील जितनी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की 2-2 देश मिलाने पड़ेंगे। बिहार जापान जितनी जनसंख्या रखता है। झारखंड कनाडा जितनी जनसंख्या रखता है। ये छत्तीसगढ़ यमन जितनी जनसंख्या रखता है। मध्य प्रदेश में जर्मनी की जितनी जनसंख्या है। आंध्र प्रदेश की देखो भाई साहब, ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी कितनी है, अर्जेंटीना, ओडिशा, ये ओडिशा, अर्जेंटीना जितनी जनसंख्या ओडिशा की। और ये है आंध्र प्रदेश की म्यांमार जितनी। तमिलनाडु की थाईलैंड जितनी जनसंख्या है। कर्नाटक की यूके जितनी है। महाराष्ट्र मैक्सिको को लेके बैठा है, एक पूरे के पूरे देश मैक्सिको में जितनी जनसंख्या है उतनी पूरी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा केरल जो है वो मोरक्को को लेके बैठा है। तो देखो इतनी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश में है। आसाम, छोटा सा आसाम जो है उसमें सऊदी अरब जितनी जनसंख्या है।
भाई तो मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत गजब चीज़ है ये बताता है कि हम कितने ज़्यादा हमने पॉपुलेशन बढ़ा ली है, कि हमारी समस्याओं की सारी की जड़ यही है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब कंट्रोल भी नहीं हो रही। और क्योंकि इतने सारे देशों के बराबर हमने एक ही देश में लेकर बैठे, और हमारी देश की इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, काम भी इतना नहीं है, तो इस वजह से ये बेरोजगारी, ये जो जनसंख्या बढ़ना है, ये बेरोजगारी को जन्म दे रहा है। तो लोग बोलते हैं ना कि हम उसको वोट देंगे जो हमको रोजगार दे, तो भाई कोई भी रोजगार नहीं दे सकता, कोई भी सरकार रोजगार नहीं दे सकती सबको, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है, हद से ज्यादा हो चुकी है, कि अब रोजगार देना मुश्किल है, इतनी जनसंख्या को बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम 6th क्लास की पढ़ रहे हैं, तो इतनी डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अब भाई हमने हिमालय की तो बात कर ली थी कि भारत में हिमालय है, हिमालय की कौन कौन सी रेंज है, तो हम वापस से चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं हिमालय की ओर। वापस से याद करो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, शिवालिक आएगी, उसके बाद क्या आएगा, लेसर हिमालय, उसके बाद क्या आएगा, ग्रेट हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय, 4 हो गए। लेकिन भारत में हिमालय के अलावा भी बहुत सारे पहाड़ है, मेजर माउंटेन है, जो कि हिमालय साइड में नहीं है बल्कि नीचे भारत के भूभाग में है। तो कौन कौन से उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये भारत का नक्शा है। सबसे पहला तो आता है ये तो हिमालय वाला है ना, ये तो हिमालय वाला, इसको तो छोड़ दो क्योंकि हम हिमालय ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हिमालय वाला है। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये तो हिमालय वाला से है ना, ये तो हम देख चुके, ठीक है। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा ये, दूसरा कलर लेना पड़ेगा मेरे को, रेड ले लूँ, ये हाईलाइटर चलता ही नहीं क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लेता हूँ मैं, ये मैं लेता हूँ ब्लू। ओके, तो ये तो भाई हमारा हिमालय है। अरे भाई क्या है ये, नाटक क्या कर रहा है, ये तो हमारा हिमालय है। कौन सा कलर अच्छा रहेगा इसमें, ग्रीन ले लेता हूँ मैं। ओके, ये तो हिमालय, ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा, रेड ले लूँ, एकदम डार्क रेड, ये है हिमालय, है ना, ये तो हो गया। यहाँ पे राजस्थान से निकलती है, गुजरात से चलती है, राजस्थान से निकलती है और दिल्ली के पालम तक जाती है, कौन सी जाती है, उसका मजनू का टीला तक जाती है, कौन सी जाती है, अरावली रेंज, अरावली। और अरावली दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, जब दुनिया बनी थी उसके साथ अरावली बनी थी, और हमारे पास है आज वो, घिस गई है बहुत ज़्यादा, है ना, घिस गई है एकदम पूरी तरीके से। फिर ऊपर ऊपर तो हिमालय आता है, उसके नीचे अरावली आती है, अरावली के फिर जस्ट नीचे आता है। तो देखो हम नॉर्थ से साउथ चल रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं, ध्यान रखना इनका सीक्वेंस, कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो कौन कौन से मेजर पठार आएंगे, मेजर मेजर माउंटेन्स आएंगे। तो सबसे पहले तो हिमालय आएगा, वो तो नॉर्थ में है, उसके बाद में अरावली आएगी, ठीक है। अरावली के बाद में आएगा विंध्य, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य पर्वत आएगा, उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत आएगा। और ये जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत है ना, इनके बीच में से नदी जाती है, ये ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, हम जब माउंटेन पढ़ रहे थे, पीछे वाली क्लास देखी होगी, तो माउंटेन के हमने प्रकार पढ़े थे, कि एक तो होता है वोल्केनिक माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है फोल्ड माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन में मैंने बताया था कि ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं, कि कोई जमीन है सीधी, है ना, अब नीचे जमीन के नीचे पता है ना, लावा आग सब कुछ रहती है, तो उनके प्रेशर की वजह से क्या होता है कभी कभी, कि जमीन धस जाती है साइड वाली, जैसे ये सीधी जमीन थी लेकिन साइड वाली जमीनें धस गई, नीचे हो गई, धस के ऐसे हो गई, है ना, ठीक है। इस लावा को भूल जाओ एक बार, साइड की जमीन धस के नीचे हो गई, जो जमीन पहले सीधी थी, पहले ये सीधी थी जमीन, है ना, लेकिन अब धस गई साइड वाली। तो धसने की वजह से क्या हुआ, कि बीच वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ रह गया, और नीचे वाला हिस्सा धस गया, तो इस यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा, क्योंकि हम किसी भी ऊपर उठी हुई चीज को देख के बोलते हैं ये तो पहाड़ है। तो ये माउंटेन कैसे बना, धसने से बना ना, बाकी साइड वाली जगह, तो इसको बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, ये ब्लॉक जैसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो ये जो है ना, विंध्य और सतपुड़ा, ये ब्लॉक माउंटेन है। कौन से माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अच्छा, फिर इनके नीचे चलेंगे तो हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट ईस्ट में, ये हमने पढ़ा ही था, ठीक है। लेकिन इधर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ पहाड़ है, कौन से हैं, गारो, खासी और एक जयंतिया और है ना, यहाँ पे गारो खासी दिया हुआ केवल। तो गारो खासी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ है, मेजर माउंटेन रेंज में आती है। ये है भैया भारत का सिस्टम, है ना। वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है कार्डमोम हिल, कार्डमोम पहाड़ी जो है ना, कार्डमोम पहाड़ी, ये वेस्टर्न घाट का ही भाग है, और नीलगिरी भी वेस्टर्न घाट का ही भाग है, नीलगिरी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये थी मेजर माउंटेन रेंज भारत की। मैं इसका ये मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, और याद करने के लिए बड़ा ही बढ़िया रहेगा, नक्शों से याद होता है अच्छा, अच्छी तरीके से। 2 सेकंड देना मेरे को, ये लो तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट के लिए, 1 2 3, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कोस्टल प्लेन की बात कर लेते हैं। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होता है, कोस्टल प्लेन का मतलब होता है तट, समुद्र तट। तट हम देख चुके थे, गोवा वाले बीच में मैं लेके गया था तुमको, झोपड़ियां थी वहां पे, लोग मजे कर रहे थे। तो ये कोस्टल बीच जो है ना, इसकी बात करें तो भाई ये देखो, इसको इसको नाम में बांटा हुआ है ना, ये कच्छ का कोस्ट है, ये काठियावाड़ का कोस्ट है,
ये कोंकण कोस्ट है। कोंकण कोस्ट हमें अभी देखा था, कोंकण और मालाबार कौन सी साइड में आते हैं? वेस्ट साइड में, भारत के वेस्ट साइड में। और जो ये कोरोमंडल है ये कौन सी साइड में आता है? ईस्ट साइड में, है ना, ठीक है। कोरोमंडल कौन सी साइड है? ईस्ट साइड में। कोंकण और मालाबार कौन सी साइड है? वेस्ट साइड में। कोंकण और मालाबार में ऊपर की साइड कौन सा है? कोंकण। ऊपर की साइड कौन है? कोंकण। नीचे कौन है? मालाबार। मालाबार कौन सी साइड है? वेस्ट। कोंकण कौन सी साइड है? वेस्ट। कोरोमंडल कौन सी साइड है? वेस्ट। वेस्ट है? देखते नहीं हो। कोरोमंडल ईस्ट साइड में। ये याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में दे सकता है। कोरोमंडल लिख देगा वेस्ट, है ना, और तुमने उसको अगर टिक कर दिया तुम्हारा हो जाएगा -1/3, तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी वेस्ट। तो ये चीजों को याद रखना, ठीक है। ये इसको उत्कल प्लेन भी बोलते हैं ना। ये उत्कल प्लेन किसको बोलते हैं? जो हमारा है ओडिशा के आसपास वाला है ना, उसको उत्कल प्लेन बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के आसपास वाला उस तट है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश के आसपास वाले तट को। और ये जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के नीचे से लेके तमिलनाडु टोटल वाला तट है, इसको कोरोमंडल कोस्ट हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो केरल से लेके, केरल के आसपास से लेके पूरा नीचे तक, है ना, तमिलनाडु तक, केरल के आसपास से लेके और तमिलनाडु तक, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक का भी थोड़ा सा तट मिला हुआ है, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। और ये जो है कोंकण कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात वाले से लेके और नीचे कर्नाटक वाले तक, गोवा तक कोंकण कोस्ट होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना कौन सा किस साइड है। मैं दिशाएं लिख देता हूँ और दिशा लिखने के बाद तुम्हें याद जरूर करना पड़ेगा। तो ये तो है वेस्ट साइड, ये है ईस्ट साइड। स्पेलिंग पे ध्यान ज़्यादा मत देना, ठीक है। तो भाई तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट रेडी है, इसको हटाता हूँ मैं। 1 2 3 बाय। ये देखो ये है कोस्ट। कोस्ट में बताया था जहाँ पे समुद्र और ज़मीन मिलती है, और पानी देखो यहाँ पे समुद्र का आ रहा है और लहरें आती रहती है। और पीछे देखो पूरा क्या है? कोस्ट फैला हुआ है, मैदान टाइप का है ना, पूरा मैदान का टाइप का। यहाँ पे जो है हमको नारियल के पेड़ बहुत दिखेंगे, इस तरीके के पेड़ हमें बहुत दिखते हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कोस्ट, जहाँ पे समुद्र होता है पास में, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं रिवर डेल्टा की। रिवर डेल्टा क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। चलो, सब कुछ समझ रहे तो इसको भी समझ लेते हैं। नदी जो होती है ना भाई साहब, नदी जो होती है ना, जब भी वो आती है तो वो क्या करती है? अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। मैंने बताया ना, नदी पहाड़ से निकलती है तो पहाड़ को नदी काटती है ना। अब काटेगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ लेके जाएगी। जैसे कोई चोर है, वो क्या करता है? वो लोगों की जेब काटता है। तो जेब काटने से क्या निकलता है? पैसा, उसको अपने साथ ले जाता है ना। तो नदी भी ऐसे पहाड़ की जेब काटती है, लेकिन पहाड़ की जेब जब काटती है तो उससे पैसा नहीं निकलता, पत्थर निकलते हैं और मिट्टी निकलती है, ये सब चीज़ निकलती है। तो उसको नदी अपने साथ ले जाती है जहाँ तक नदी जाती है। अब हर नदी का जो अंत है वो होता है समुद्र में। कोई भी नदी जाएगी कहाँ पे जाएगी? लास्ट में समुद्र में। अच्छा, अब समुद्र का मैंने तुमको क्या बताया था? हमने जो कोस्ट देखा था कि समुद्र में क्या होता है भाई साहब, यहाँ से मान लो नदी निकल रही है कोई, ठीक है। ये देखो ये कोस्ट है, इससे समझ में आएगा। यहाँ से कोई नदी जा रही है, ओके, ये नदी यूं यूं करके जा रही है, यहाँ पे समुद्र मिल रही है, ठीक है, यूं यूं घूमती जा रही है, समुद्र मिल रही है। अब नदी तो यहाँ पे पानी तो नदी का साथ में आ रहा है, देखो ये पानी आ रहा है, ठीक है, ये पानी 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 पानी, ये पानी 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 आ रहा है, ठीक है। लेकिन भाई पानी के साथ में नदी और भी तो चीज़ ला रही है, क्या ला रही है? नदी मिट्टी विट्टी भी तो ला रही है। तो ये पानी यहाँ पे जाएगा अंदर समुद्र में। अब समुद्र का क्या सिस्टम होता है? समुद्र जो होता है अंदर से वो एकदम ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। देखो ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, और जब समुद्र स्टार्ट हुआ तो अचानक से ऐसे गहरा आ जाएगा ना। समुद्र का सिस्टम क्या होता है कि ये ज़मीन है ना, और पानी स्टार्ट हुआ समुद्र का, तो फिर ज़मीन जो है धीरे धीरे ऐसे जाएगी, धीरे 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 धीरे, और फिर बहुत दूर आ जाके आगे गहरा होगा। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा समुद्र का, है ना, यहाँ पानी भरा रहेगा, यानी गहराई धीरे धीरे कम होती है। अब धीरे धीरे गहराई कम होने से क्या हो रहा है मित्रों? धीरे धीरे गहराई कम होने से क्या हो रहा है मित्रों? ये देखो, ये जो धीरे धीरे ज़मीन की गहराई यहाँ पे कम हुई और नीचे जाकर फिर समुद्र की गहराई बढ़ गई। तो जब ये पानी है, पानी है, पानी 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 पानी, तो जब ये नदी बह के आ रही है, नदी जब ये बह के आ रही है, नदी को थोड़ा हल्का ब्लू कर लूँ, लाइट ब्लू कर लूँ, ये नदी जब बह के आ रही है ना, और ये पानी डाल रही है यहाँ पे समुद्र में, ठीक है, यहाँ से सब पानी समुद्र में मिल रहा है नदी का। तो ये नदी सिर्फ अकेले नहीं आ रही है, ठीक है, इस नदी के साथ में बहुत सारा कचरा भी आ रहा है। कचरा मतलब पत्थर वत्थर सब जो है इसके अंदर घुले हुए यहाँ पे आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे आएगी तो क्योंकि नदी जो है अब समुद्र से मिल रही है, तो समुद्र का पानी नदी का पानी टकराएगा तो वो कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। रोज नदी तो रोज लेके आ रही है पहाड़ से काट काट के, तो एक के ऊपर एक इकट्ठा होगा, फिर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पूरा हो गया, तो फिर आगे इकट्ठा होने लग जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, फिर ऊपर, फिर और आगे होने लग जाएगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऊपर, फिर और आगे होने लगेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे इकट्ठा होता रहेगा वो कचरा, है ना। और जैसे जैसे कचरा इकट्ठा हो रहेगा तो नदी फिर इसके ऊपर से बह के और फिर और आगे जाएगी, फिर और आगे डालेगी, तो ये कचरा और आगे इकट्ठा होगा। तो इससे क्या होगा मित्रों? इससे होगा कुछ इस प्रकार से कि जो समुद्र है, जैसे ये समुद्र है पूरा, है ना, ये समुद्र का कोस्ट, ये मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है पूरा, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ से नदी आ रही है तो क्या होगा, वो जैसे जैसे कचरा इकट्ठा करेगी ना, तो वो कचरा यूं
यूं यूं इकट्ठा हो जाएगा समुद्र के आसपास में, जहाँ पे पहले पानी था ना समुद्र का, उस पानी के ऊपर वो पत्थर और मिट्टी इकट्ठा होकर वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जमीन बनने लग जाएगी, क्योंकि वो पूरे के पूरे इकट्ठा होंगे, होते होते पानी से ऊपर आ जाएंगे कभी ना कभी। तो ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे 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 नदी जिधर जैसे बह रही है वहाँ पे वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो वहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी, है ना, इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी, थोड़ी सी जमीन भी बन जाएगी और इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी। तो ये जो डिजाइन बनती है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अब देखो डेल्टा की मैं फोटो दिखाता हूँ, अब चीज समझ में आएगी। देखो ये है डेल्टा, दिख रहा है, ये है डेल्टा। तो तुमको जो ये चीज दिख रही है ना, ये डिजाइन जो दिख रही है, ये डिजाइन जो दिख रही है, ये वाली डिजाइन जो दिख रही है ना, ये वाली डिजाइन देखो, ये ऐसी लग रही है ना, पंजा हो किसी का, पंजे जैसी लग रही है ना, पंजा हो जैसे चिड़ियों का पंजा होता है उस तरीके से। तो ये यहाँ पे पहले कभी किसी जमाने में पानी हुआ करता था, लेकिन फिर नदी ने अपना कचरा ला के डाला, तो ये कचरा फैलता 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 यहाँ तक पहुंच गया। तो देखो ये पूरा का पूरा एक पंजा सा बन गया यहाँ पे, है ना, पंजा सा। अभी भी नदी बीच में से आ रही है और देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको सफेद सफेद, यहाँ पे नीचे ये कचरा पानी के नीचे जमा हुआ, तो हमको ये सफेद सफेद दिख रहा है, ये भी कभी ऊपर आ जाएगा तो ये भी इनके जैसे बन जाएगा। तो ये डेल्टा आगे फैलता रहता है। तो जो चिड़ी का पंजा होता है उसके जैसा दिखता है ये डेल्टा। देखो मेरा हाथ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा से दिख रहा है ना, ये पंजा भी। तो जो बर्ड के पंजे जैसा जो दिखता है उसको बोलते हैं हम डेल्टा। और डेल्टा कहाँ बनता है? ये बनता है समुद्र तट पे। कौन बनाता है? नदी बनाती है। जब नदी कचरा लेके आती है तो वो फैल जाता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। और इस तरीके से डेल्टा में बहुत सारे बन जाते हैं। अब ये नीचे जो इकट्ठा हो रहा है ना, ये भी कभी ना कभी ऊपर आएगा और ये डेल्टा और आगे बढ़ेगा। तो ये डेल्टा जो आगे बढ़ता रहता है उससे जमीन का भी नया निर्माण होता रहता है, नया लैंड फॉर्मेशन होता रहता है। समझ गए डेल्टा क्या होता है? हाँ, यहाँ पे देखो तुम थोड़ा सा दिखाया हुआ ढंग से दिख रहा है यहाँ पे कि ये गंगा रिवर आ रही है, ठीक है, ये गंगा आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखो कचरा ला रही थी ना, ये देखो इधर से फैल गई और फिर इसका लाया हुआ सामान सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने से वहाँ पे जमीन सी बन गई और एक डेल्टा पूरा निर्माण हो गया, डेल्टा। ठीक है, मशहूर जो डेल्टा है हमारे भारत का उसको एक बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे हमारे को टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं, अच्छा, डेल्टा वैसे तुमको दिखा देता हूँ, चलो मैं गूगल अर्थ पे दिखाता हूँ तुमको मैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक से देखोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, टाइम पास नहीं करते, ढंग से दिखाता हूँ मैं। टाइम बढ़ा देता है आजकल ये खुलने में। आ जाओ डेल्टा देखने चलते हैं भाई लोग, बिना टिकट। क्या हो गया, ये इधर क्यों जा रहा है? गोला गोला ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हम। डेल्टा दिखाता हूँ तुमको, मस्त डेल्टा। आ जाओ भैया। तो देखो ये रहा, ये तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे अलग सा दिख रहा है नीला नीला। ये यहाँ पे नदी आ रही है और नदी अपना पानी फैला रही है, पानी के साथ कचरा भी फैल रहा है। और कचरा फैलने के साथ देखो ये डेल्टा बना हुआ है। डेल्टा अब जो हमने देखा था ना, ये है सेम डेल्टा। ये पूरी जमीन जो बनी है ना नई, ये नदियों ने बनाई है। यहाँ पे कचरा डाल के कई जगह होती है ना, हम कचरा डालते रहते हैं तो वहाँ पे पहाड़ बनता रहता है और फिर एक बार पहाड़ बहुत ऊंचा हो जाता है। वैसे ये पानी के अंदर जो सारा कचरा डलता रहता है नदी का, मतलब पत्थर वत्थर सब कुछ, तो कभी होते होते बहुत ऊपर हो जाते हैं तो वो जमीन बन जाता है। देखो देख रहे हो, ये डेल्टा देख रहे हो तुम? ये देखो पूरी जमीन बन गई और साइड में देखो और इकट्ठा होता जा रहा है पानी। ये देखो नीचे तुमको दिख रहा है ना, ये नीचे भी देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये काला काला, ये क्या है? ये काला काला क्या है मित्रों? ये काला काला जो है नीचे और जो मिट्टी विट्टी इकट्ठी हो रही है, ये भी कभी ना कभी ऊपर आएगी। और देखो यहाँ पे ऊपर आ चुकी है। ये देखो पूरा का पूरा एकदम जमीन बन गई। यहाँ पे नदियों ने बना दी है जमीनें, इसको बोलते डेल्टा। और इसमें भी पानी बह रहा है, देखो ये फिर और यहाँ पे इकट्ठा करेगा मिट्टी विट्टी। ये देखो तुमको लग रहा है ना, साइड में देखो मिट्टी नीचे जा रही है और ये पानी मिल रही है और इधर वाली उठ गई ऊपर। अब देखो बीच में से ये नदी आ रही है। ये सबसे बड़ा डेल्टा भाई। ये देखो, और भाई सांप जैसा लग रहा है ना तुमको, ये क्या लग रहा है? ये नदी है जो फैल रही है। और क्यों फैल रही है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम हो गई इसकी और कचरा इकट्ठा हो गया, तो फिर पानी के सामने कुछ आ जाता है तो पानी ऐसे ऐसे फैल जाता है। तुमको भी पता है इस बात का। तो वही सिस्टम है। ये देखो पूरा का पूरा मैं तुमको सुंदरबन डेल्टा दिखा दिया आज। पूरे जंगल है भाई इसमें, इतना बड़ा डेल्टा है ये कि पूरे के पूरे जंगल बसे हुए इसमें। देखो ये नदी बीच से निकल रही है और देखो फिर पौधे उग गए, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी फैल गई और फिर नदी के साथ में बीज बीज आ गए तो पौधे उग गए। फिर पौधों ने और जड़ पकड़ ली, तो उससे और ज्यादा क्या हो गया? उससे और ज्यादा डेल्टा मजबूत हो गया। देखो ये पूरा डेल्टा है। देखो पानी और जमीन। पानी क्यों है? क्योंकि नदी ने बनाया इसको। देखो चारों तरफ पानी वानी दिखेगा और थोड़ी बहुत जमीन दिखेगी जिसमें पौधे वौधे फैले दिखेंगे। दिख रहा है डेल्टा? ऐसा होता है भाई डेल्टा। हकीकत में डेल्टा दिखा दिया मैंने तुमको। देखो देखो नदी, सारे चारों तरफ नदी है। ये देखो ये नदी आ रही है। नदी बहुत सारे हिस्सों में बट जाती है, क्योंकि एक जगह से निकलने की जगह नहीं मिलती, तो प्रेशर लगाती है तो इधर उधर से चारों तरफ से निकलने लग जाती है। और देखो किधर किधर से आ रही है और पूरा अपनी मिट्टी फैला दी। और देखो ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पानी है और ये मिट्टी धीरे धीरे ऊपर जा रही है और यहाँ पे उसने नई नई जमीन बना ली। देख रहे हो? डेल्टा कभी देखा तुमने? ऐसे नहीं देखा ना, मैं दिखा रहा हूँ आज तुमको। देख लो, ये देखो किस तरीके से डेल्टा का स्ट्रक्चर देख रहे हो? फोटो देख कितना पता नहीं चलता। देखो कई कई जगह से ये पानी से जहाँ से मिट्टी ऊपर उठ गई ना, वहाँ पे डेल्टा बन गया। ये डेल्टा बन गया, ये डेल्टा बन गया। और कभी क्या होगा, ये जो बीच बीच में जो छूटा हुआ है ना, ये भी मिल जाएंगे एक साथ और फिर पूरी की पूरी एक जमीन बन जाएगी। देखो इधर
ये देखो कितना बड़ा है, ये हुगली नदी आ रही है इधर से, ये हुगली नदी डाल रही है। तो नदियां जहां भी रहती है ना भाई वहां पे बनता है। ये तो वेस्ट बंगाल के पास है, उड़ीसा के पास भी हमको मिलता है डेल्टा। ये देखो हर जगह मिलता है डेल्टा, जहां भी नदी होगी वहां पे डेल्टा मिलेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, ये रहा डेल्टा, ये भी नदियों का बनाया हुआ डेल्टा है ना। ये छोटा नहीं डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है। तो डेल्टा जहां भी नदी मिलेगी समुद्र से वहां पे डेल्टा बनेगा बनेगा। ये देख लो, यानी वहां जमीन बनाने लग जाती है नदी अपना कचरा डाल डाल के। नदी भी कंस्ट्रक्शन करती है, यानी नदी ऊपर से तो डिस्ट्रक्शन कर रही है, पहाड़ों को तो तोड़ रही है, उनका तो डिस्ट्रक्शन यानी विनाश कर रही है। लेकिन जैसे नीचे आ रही है वैसे नीचे आती आती फिर वो डेल्टा बना रही है और नीचे कंस्ट्रक्शन भी कर रही है। देखा तुमने, मजा यही तो है प्रैक्टिकल समझने का। अब तुम्हारे खोपड़े में बैठ गया होगा डेल्टा, जिंदगी में नहीं बोलोगे क्या होता है और कैसा होता है। अब देखो इसमें कितना समझ में आ जाएगा नक्शे में, लेकिन मैं तुम तो अंदर ले गया एकदम डेल्टा के। चलो आगे चलते हैं। ये भारत के आइलैंड्स, क्या है आइलैंड्स। आइलैंड मैंने बताया क्या होता है, आइलैंड कुछ नहीं होता मित्रों। आइलैंड सिंपल सा है, ये मान लो समुद्र है, क्या है समुद्र है, ये पानी भरा पड़ा है, ये पानी भरा पड़ा है समुद्र में, पानी भरा है पानी भरा है पानी भरा है पानी भरा है पानी भरा है, और नीचे ये जमीन है जिसपे पानी भरा हुआ है ना। अब क्या होता है जमीन के नीचे, समुद्र हो जमीन के ऊपर या फिर धरती हो, जिस पे टिका होगा किसी ना किसी चीज में तो पानी भरा हुआ रहेगा ना। तो जमीन होगी ना, खड्डा होगा उसमें तो पानी भरा है, उसी को तो हमने समुद्र बोला। लेकिन उस खड्डे के नीचे भी भाई आग लगी रहती है हमेशा, आग लगा दो आग लगा दो, पानी में आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो, पानी में आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो। तो सच में पानी में आग लगती रहती है मित्रों, और इसके नीचे भी पूरी की पूरी आग लगी रहती है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो आप बोलोगे यार बुझते नहीं क्या वो, हमने तो सुना पानी की आग की दुश्मनी होती है, पानी से आग बुझ जाती है। लेकिन भाई ये आग बहुत बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा गर्म लावा होता है, लावा। तो ये बुझता तो है, ऊपर आता है लेकिन टाइम लगता है इसको बुझने में। जैसे यहाँ पे फटा है ना, ऊपर आया, ठीक है ऊपर आया, प्रेशर लग रहा है नीचे से, देखो नीचे से प्रेशर लग रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे इसको कच्ची जमीन मिल गई, यहाँ पे प्रेशर लगा के इसने बाहर निकल गया, ऊपर आया। ऊपर आया तो समुद्र के पानी से मिलके और फिर ठंडा होगा, ठंडा होगा तो भाई बीच में से ये बीच बीच वाला सिस्टम चालू रहेगा इसका। देखो बीच वाला सिस्टम चालू रहेगा, आता रहेगा है ना, आता रहेगा ऊपर और फिर साइडों में गिरता रहेगा, ऐसे साइडों में गिरता रहेगा और ठंडा होता रहेगा है ना। इधर वाला ठंडा हो गया तो भाई फिर और ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा, यहाँ पे और ऊपर आया, फिर ऊपर आया तो भाई यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे गिरेगा, वापस ठंडा हो जाएगा। लो भाई ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, इधर इधर बिखरेगा, क्योंकि लावा क्या होता है लिक्विड होता है, और लिक्विड तो नीचे जाएगा ना तो बिखरेगा, फिर और निकलेगा, क्योंकि जमीन में तो लावा खूब है, जमीन के नीचे यहाँ पे बहुत लावा है, यहाँ पे कमी नहीं है। तो और ऊपर आया फिर है ना, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला तो फिर से नीचे गया, यूं गया और पानी से मिला, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, निकला बया, ठंडा हो गया ठंडा हो गया ठंडा हो गया। तो भाई ये तो फिर से और देगा, और आ जाओ भाई और आ जाओ, और आया और ठंडा हुआ ठंडा हुआ ठंडा हुआ ठंडा हुआ ठंडा हुआ, इकट्ठा हुआ इकट्ठा 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 हुआ इकट्ठा, ठंडा 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 इकट्ठा हुआ। ये बोलेगा भाई और ले लो, ठंडा हो रहा है तो और ले लो, फिर और इकट्ठा होगा इकट्ठा हुआ 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 और आएगा इकट्ठा हुआ इकट्ठा। अब क्या होगा देखो, इकट्ठा होता होता एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अब ये जमीन पानी से थोड़ा बाहर निकल गया, पानी से क्या निकल गया बाहर, यानी यहाँ तक पानी का लेवल था लेकिन इससे ऊपर आ गया अभी लावा और ठंडा हो गया इकट्ठा हो गया। तो लावा क्या होता है, चट्टान पत्थर, यही तो पिघले हुए रहते हैं। तो जब वो पिघले हुए जमेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो पत्थर बन जाएंगे, चट्टान बन जाएंगे। तो अब हमको क्या लगेगा कि यार ये तो पानी पे आइलैंड बन गया, क्योंकि हम अगर ऊपर से देखेंगे, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो आपको यहाँ ऊपर ऊपर तो पानी दिखेगा पूरा है ना, अंदर का थोड़ी दिखेगा पहाड़, ऊपर तो आपको यहाँ पे तो मित्रों देखो, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो तुम, मैं तुमको मस्त तरीके से सारी चीज बताता हूँ। हम्म, ये लो, यहाँ पे तो हमको क्या दिखेगा, पानी भरा हुआ दिखेगा ना समुद्र का। ये देखो ये पहाड़ थोड़ी दिखेगा, पहाड़ की जगह हमें पानी दिखेगा केवल, क्योंकि बहुत गहरा है समुद्र। और ये जो लावा ठंडा होता था ऊपर आया है, ये बहुत गहराई से आया है, तो हमको यहाँ पे तो सिर्फ पहाड़ दिखेगा, पानी दिखेगा, और हमको सिर्फ ऊपर इतना सा हिस्सा दिखेगा इसका, इतना सा हिस्सा दिखेगा। हम बोलेंगे अरे आइलैंड है, ये तो आइलैंड है ना, इतना ही है ऊंचा समुद्र से। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत आपको पता है मुझे पता है कि इतना ऊंचा नहीं है, ये पूरे एकदम समुद्र के तल से एकदम नीचे डाउन से खड़ा होता होता ऊपर पहुंचा है ना। लेकिन हमको ये नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, हमको यहाँ पे पानी दिखेगा। तो इसको हम आइलैंड बोलते हैं। हर आइलैंड जो है वो पहाड़ी होता है एक तरीके से, लेकिन उसका अधिकतर हिस्सा पानी के नीचे ढका हुआ रहता है और वो लावा से बनता है। तो आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, भारत में भी ऐसे आइलैंड है। कौन कौन से दो आइलैंड है मेन, तो भाई दो मेन आइलैंड है, एक तो है लक्षद्वीप और एक है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है वो इस सिस्टम से बना हुआ आइलैंड है। किस सिस्टम से, इससे जो नीचे से लावा गर्म होता होता ऊपर आया। लक्षद्वीप थोड़ा दूसरे सिस्टम से बना हुआ है। लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, कोरल 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 आइलैंड। क्या है, कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड क्या होता है साहब, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी समझ लो कि लक्षद्वीप लावा से नहीं बना हुआ, लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, अब मैं तुमको दिखा दूं अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के दर्शन करा दूं, करा दो भाई। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप घूमने चलेंगे हम, मजा आएगा।
एक कमरे में बैठे बैठे कहीं भी घूम सकते हैं। तो देखो अंडमान निकोबार जो है ना मित्रों, अंडमान निकोबार, मैं राइट ऑन स्क्रीन लेके तुमको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसी जगह पे खोलने दो जहाँ से मैं तुमको सब कुछ दिखा सकूँ। ओके हाँ, यहाँ पे ठीक है। कहाँ पे गया वो? अरे भाई हिल मत, हिल मत। अरे नहीं नहीं नहीं, डोंट, अरे डोंट मूव। स्क्रीन राइट। हाँ, तो देखो मित्रों, भारत का ये कौन सा हिस्सा है? रेड कलर दो भाई मेरे को, या फिर तुम मेरे को रेड दे दो, ठीक है रेड चलेगा। भारत का ये कौन सा हिस्सा है? ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न हिस्सा है ना। और ये भारत का कौन सा है? वेस्ट। तो भारत के वेस्ट में यानी भारत के पश्चिम में, यहाँ पे, रुक जा भाई, यहाँ पे फैला हुआ लक्षद्वीप आइलैंड है ना। लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे छोटे 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 आइलैंड है, वो इधर है। अंडमान निकोबार भारत से ईस्ट में ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इतनी दूर जाएंगे तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार। यानी बहुत दूर है, समुद्र की ये दूरी बहुत होती है ना, यानी बहुत दूर है अंडमान निकोबार। लेकिन ये दोनों भारत के ही हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं ये? भारत के। तो ये तो मैंने दिखा दिया आपको, समझा दिया कहाँ पे है। अब हम चलते हैं और मैं दिखाता हूँ तुमको हकीकत में दिखते कैसे हैं। बैक करूँ? ओके, सबसे पहले लक्षद्वीप चलते हैं हम। तो देखो ऊपर से तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन पास जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सब दिखेगा। तो देखो लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, और इन आइलैंड के खुद के भी नाम है। जैसे देखो अमिनिको है ना, एंड्रोट, किल्तान, चेल्टाल, बेट्रा, ये बहुत सारे नाम है, लेकिन याद रखने की जरूरत है नहीं। एक आइलैंड हम कोई भी पकड़ लेते हैं, जैसे अमिनिको पकड़ लेते हैं। ये देखो, ये लक्षद्वीप के आइलैंड पे हम चले, ये चले, ये चले, और चलते हैं। देखो ऊपर से जो इतना छोटा दिख रहा है ना, नीचे जाके वो देखो वहाँ पे रहते भी लोग। ये देखो हॉस्पिटल भी बना हुआ है, देखो इधर हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है रहने के लिए वैसे, क्योंकि छोटा सा है, लेकिन बीच में देखो पेड़ों के बीच में और कोस्ट पे लोग बना बना के घर अपने रहते हैं। ठीक है, देखो ये रह रहे हैं सबके सब। और इसको हमारी भारत सरकार घूमने के हिसाब से प्रमोट करती है कि देखो आप जाओ आराम से बैठो आइलैंड पे और समुद्र की सैर करो। तो इतना सा आइलैंड है, इस पे सब बैठे हुए हैं। लक्षद्वीप, अमिनी को स्टेडियम भी बनाया हुआ है ना। तो इतनी सी जगह में लोग आनंद ले रहे हैं, अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार थोड़ा बड़ा है। तो ये तो लक्षद्वीप आइलैंड का ग्रुप हो गया सारा। अब हम चलते हैं अंडमान निकोबार, ऊपर चलते हैं अभी हम। तो ये भाई मैं घुमा भारत को सीधा किया मैंने, और अब हम चलता हूँ भारत के ईस्टर्न पार्ट में इधर। ये भाई ये आ गया, अंडमान सी नाम है इसका, और बे ऑफ बंगाल है इस साइड, तो उस साइड अंडमान सी है ना। देखो अंडमान निकोबार के दोनों साइड का क्या क्या है वो भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। देखो देखो अंडमान निकोबार के इस साइड की बात करूं तो इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और उस साइड की बात करो अंडमान निकोबार के, यानी कि ये तो अंडमान निकोबार के हिसाब से बात कर रहा हूं जहां अंडमान निकोबार है। देखो भारत के ईस्ट में तो अंडमान निकोबार खुद है, भारत की बात करूं तो भारत के ईस्ट में है, ईस्ट में है ना। लेकिन मैं अंडमान निकोबार की खुद की बात करूं जहां अंडमान निकोबार खड़ा है, तो अंडमान निकोबार के वेस्ट में, ये वेस्ट हो गया ना, WEAST, मेरे वेस्ट की स्पेलिंग देखनी पड़ेगी। तो अंडमान निकोबार के वेस्ट में तो बे ऑफ बंगाल एंड बंगाली खाड़ी है, और अंडमान निकोबार के खुद के ईस्ट में क्या है? अंडमान सी, अंडमान सागर। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का पार्ट है। अगर पूरे के पूरे समुद्र को दूर तक वाले को मैं बोलूं तो ये भारतीय महासागर है, इंडियन ओशन है। लेकिन उसके थोड़ी थोड़ी जगह के छोटे छोटे पार्ट के छोटे छोटे नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम पूरा, अगर मैं मेरे राज्य की बात करूं तो ये पूरा एक राजस्थान है, पूरे को बोलूंगा तो राजस्थान बोलूंगा। लेकिन फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो भाई एक जयपुर है, एक झुंझुनू है, एक नीम का थाना, एक सिक्कर है, एक सुजानगढ़ है, एक चुरू है, ये है वो है ना। वैसे ही पूरे समुद्र की बड़े की बात करूं तो वो इंडियन ओशन है, लेकिन उसकी छोटी छोटी जगह की बात करूं तो इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाली खाड़ी बोलते हैं, इसको अंडमान सी बोलते हैं। लेकिन अब हम चल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, दिखा देता हूं तुमको कि भाई देखो आइलैंड ऊपर से दिखता भी नहीं है, जो वो पास से कितना बड़ा होता है। इसका कुछ हिस्सा डूब गया था जब सुनामी आई थी, देख सकते हो तुम चारों तरफ इसके पानी पानी है, टोटल पानी पानी है। अगर मान लो कभी धरती ऐसे से होती है, पानी ऐसे से होता है, समुद्र का पानी तुम्हें पता है बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी होगा तो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें होगी। तो एक बार सुनामी आई थी, उसमें पानी थोड़ा ऐसे ऐसे हुआ था, तो नीचे का हिस्सा इसका डूब गया था और डूब के फिर पानी के नीचे चला गया। ठीक है, अब कभी वापस से उसमें ज्वालामुखी वालामुखी फटेगा तो ऊपर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। चलो चलते हैं अंडमान निकोबार का ऊपर ऊपर चलते हैं और देखते हैं हम। लो भाई मिडिल अंडमान में आ गए हम। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है अंडमान निकोबार। कौन कौन से हिस्से में? देखो टुकड़े हैं इसके 3, है ना। अंडमान निकोबार के 3 टुकड़े हैं, एक मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, और इंटरव्यू आइलैंड भी यहीं पे है। इंटरव्यू आइलैंड, यहाँ पे इंटरव्यू ले जाते हैं कोई? चलो जूम करके हम चलते हैं आइलैंड के अंदर। इस आइलैंड पे देखो पूरे पूरे जंगल भरे पड़े हैं। तो अंडमान निकोबार की अधिकतर जगह जो है ना भाई जंगल ही मिलेंगे तुमको, है ना। यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते। अंडमान निकोबार पे एक ऐसी जनजाति रहती है जो बताते हैं कि 30-40 हजार साल से रह रही है इस धरती पे, उनको कभी किसी ने छेड़ा नहीं, है ना। तो यहाँ पे जंगल मिलेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं है।
लक्षद्वीप पे डेवलपमेंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ पे घूमने फिरने का ये सारा सिस्टम है। देखो खेती भी की जाती है यहाँ पे, दिख रहा है तुमको? खेत दिख रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे झोपड़े दिख रहे हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, जनजाति भी रहती है यहाँ पे। एक ऐसी जनजाति रहती है जो कोई भी जाएगा ना उसको मार देते हैं वो तीर कमानों से, वो आज भी तीर कमान काम में लेते हैं। देखो मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल भी है यहाँ पे। जो लोग रहेंगे वो बहुत कम है। और अभी यहाँ पे भारत सरकार जो है यहाँ पे एक पोर्ट और बहुत बड़ा पोर्ट बनाने वाली है, यानी कि जहाँ पे जहाज रुकेंगे दूसरे देशों के और अपना काम करके जाएंगे। देखो ये है अंडमान निकोबार, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के जानवर यहाँ पे मिलते हैं क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है। तो ये बाकी लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी लोगों से कटा हुआ है। और कटा हुआ होने की वजह से ही यहाँ पे आराम से सेफ है। जो भी जमीन है, जो भी पेड़ पौधे हैं और जो भी जंगली जीव है। यहाँ पे देखो एक वाटरफॉल भी है, जंग तरंग वाटरफॉल जो भी, और कुछ यहाँ पे बना हुआ भी है, बिल्डिंग भी बनी हुई है। ये कौन सी बिल्डिंग है पता नहीं, कोई सरकारी बिल्डिंग होगी एकदम। देखो अच्छा, और लोगों के मकान भी है, मकान भी है यहाँ पे। तो गूगल मैप और अर्थ को इसीलिए अलाउ नहीं करती भारत सरकार। देखो पहाड़ भी है यहाँ पे, थोड़े बहुत ऊंचाई भी है ना, दिख रही है, आइलैंड में भी पहाड़ है। गूगल मैप को और अर्थ को इसीलिए सरकार ज़्यादा अलाउ नहीं करती कि हम ज़्यादा जूम कर सकें और देख सकें, इसीलिए क्योंकि इससे फिर क्या होता है, मान लो सरकार कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि एकदम छुपी हुई जगह है, ये जंगल है, तो ऊपर से तो भाई सेटेलाइट देख ही सकते हैं, कोई भी आदमी सेटेलाइट से देख सकता है। और ऐसा हो चुका है अमेरिका वालों के साथ में। क्या हुआ अमेरिका वालों के साथ में, उनका कोई सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहा था, सीक्रेट मिलिट्री का कुछ वो जहाज वहाज बना रहे थे ना, जिसका लोगों को बताया नहीं था। अब वो खड़ा था भाई एक समुद्र के पास में, है ना, समुद्र था, समुद्र का तट था, वहाँ पे खड़ा था वो, है ना, उसको छुपा रखा था। लेकिन सैटेलाइट ने उसकी फोटो ले ली और फिर लोगों ने देख ली और लोगों ने इंटरनेट पे डाल दी। तो जो सीक्रेट बना के रखा हुआ था फौज ने, अमेरिका की फौज ने, वो सबको पता चल गया। तो इसलिए भारत सरकार बोलती है भाई ज़्यादा जूम वाली क्लियरिटी से फोटो आप नहीं दिखाओगे हमारे देश में, तो ये सिस्टम है। तो इसीलिए गूगल जो है यहाँ पे इतनी बढ़िया क्लियरिटी से नहीं दिखाती, बाकी क्लियरिटी से दिखाती है अमेरिका में देखोगे तो हमने अंडमान निकोबार देख लिया, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। अंडमान निकोबार किस किस 3 पार्ट में, एक तो नॉर्थ अंडमान में, एक मिडिल अंडमान में और एक लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। सबसे बड़ा कौन सा है? मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है, देखो ये इसकी साइज इतनी है। और उसके बाद में नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में लिटिल अंडमान, ठीक है। और अंडमान निकोबार के जो आइलैंड के नाम है वो आइलैंड भी दिए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ पे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, यह भी नाम रखे गए हैं जो हमारे शहीद हुए थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उनके नाम पे। और यहीं पे डाला जाता था लोगों को, जो काला पानी की सजा बोलते थे ना, कि अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे, वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप पे देते थे, यहाँ पे लाके जेल में डाल देते थे। और क्योंकि आसपास में कुछ नहीं है, केवल पानी है, तो यहाँ से निकल के भागना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। तो ये लो भाई अंडमान निकोबार का तुम लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ले लो, ठीक है, चले, ओके। तो ये भैया मेरे ख्याल से जो है चैप्टर हो गया खत्म हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जो मैंने सारी वीडियो बनाई, आगे भी बनाऊंगा उन सब की। और शाम को आती है पॉलिटिक क्लास, वो भी देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।